सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं गुरुजनों का अंतर्मन से अभिवादन अवश्य कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। अभी जो कक्षा चल रही है वह बीमारी से संबंधित चल रही है। अध्ययन अलग बात है, सीखना अलग बात है, एवं सामान्यतः कुछ नियमों को लेकर वीडियो बनाकर शेयर कर देना अलग बात है। जब अध्ययन होता है तो पूरे सकारात्मक ढंग से होता है एवं मानक पुस्तकों का आधार लेकर हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग यहाँ पर विषय वस्तु देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया कि ग्रहों के मृत्युकारक अंशों का फलादेश में हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में भी कई बार कहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वह सदैव याद नहीं रहता। जैसे कि अभी यहाँ पर सारणी देख रहे हैं, जो भी 2-3 सारणी हमने यहाँ पर शेयर किया है, हमने व्हाट्सएप समूह में भी आप लोगों को शेयर किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा और यहाँ भी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर भी दिख रहा। इस प्रकार की सारणियां हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी को याद नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से विद्वान हैं, यशस्वी हैं, स्मरण शक्ति उनके काफी अच्छे हैं, मजबूत हैं, याद हो भी सकता है। लेकिन साधारणतः यह सारणियां सभी व्यक्ति को याद नहीं रहता। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जहां पे हम बैठकर फलादेश करते हैं, कुंडली का फलादेश जहां पंडित जी किया वहीं फलादेश कर दिए, यह नियम नहीं होता। नियम यह होता है कि किसी खास जगह पर ही बैठकर आप कुंडली का फलादेश करें। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हमको अन्य जगहों पर भी बैठे रहने के पर भी फलादेश करने होते हैं। तो उस स्थितियों में अगर कुंडली का फलादेश करना हो तो कम से कम 1-2 मिनट के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने गुरुजनों का ध्यान करें, फिर उसके बाद में कुंडली का फलादेश करें। तो जब हम एक निश्चित जगह पे बैठ के जब हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं तो वहां टेबल पे या सामने बोर्ड पे कुछ वैसी आवश्यक विषय वस्तु की सारणी हम लोग रखते हैं जिससे फलादेश पे सहायता मिल सके और जो हम लोगों को याद नहीं रहता। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यह जो है सारणी हम लोग सामने लगा कर रख सकते हैं। यह सारणी जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जातक पारिजात पुस्तक का है। जातक पारिजात पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है और अच्छा है। यहां पर देखा जाए कि यदि कोई ग्रह यदि कोई ग्रह अनिष्ट बनता है, यदि कोई ग्रह अनिष्ट बनता है तो उस ग्रह के अंशों को हम लोग जरूर देखते हैं। कक्षा की शुरुआत की जाए उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो उदाहरण कुंडली में कौन कौन से ग्रह बने थे अनिष्ट फलदाता, यह कल की ही कक्षा की कुंडली है, आप लोगों को ज्ञात होगा, ध्यान भी होगा। कौन कौन से ग्रह बने थे? बुध शनि एवं शनि अरिष्ट कारक बने थे। हम लोग यहाँ पर जरा नोट कर लेते हैं पहले, बुध एवं शनि बने थे। अब इस सारणी में पहले देखा जाए कि जो जातक पारिजात पुस्तक में जो बतलाया जा रहा है कि सूर्यादि सभी ग्रहों के, अब हम लोग बुध के अंश कितना है, यहाँ पर 2 अंश हैं बुध के। बुध के अंश 2 हैं एवं शनि के अंश कितने हैं यह भी हम लोग देख ले। यानी कि जो ग्रह अनिष्ट फल देने वाले होते हैं उनके अंशों को, तो शनि का अंश 3 है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। शनि का अंश कितना है? 3 है। अब
इस सारणी से हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि संबंधित ग्रह, क्या संबंधित ग्रह खराब स्थिति में है? तो बुध देव किस राशि में बैठे हुए हैं? बुध देव वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। बुध देव वृश्चिक राशि में है एवं शनि देव कन्या राशि में। तो राशि के हिसाब से ग्रहों का वृश्चिक राशि में, यदि वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि में बुध देव के सामने हम यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग तो 10 अंश है। अगर यह 10 अंशों के होते वृश्चिक राशि में तो 10 अंश के एक्यूरेट ही नहीं, अगर 10 अंश से एक अंश थोड़े ज्यादा भी हैं, 11 अंश तक हैं, या 9 अंश से अधिक और 11 अंश के बीच में है, तो भी यह अनिष्टकारक अंश की स्थिति हुई, जो कि इस कुंडली में नहीं है। बुधदेव कितने अंशों पर हैं? तो 2 अंशों पर है। अब यहाँ पर पुस्तक में जो 10 अंश लिख दिया गया और हमने यहाँ पर 9 अंश ही क्यों कहा या 11 अंश भी क्यों कहा? क्या यह बातें विचारणीय है या नहीं है? बहुत है गुरुदेव। यह बातें विचारणीय हैं। मान लिया जाए कि 10 अंश जो एक्यूरेट दिया गया है यहाँ पर क्या है, यह जलनशील है या मृत्यु वाली बात हो गई, या जल रहा है, वह 10 अंश जो है वह जल रहा है बुध के लिए वृश्चिक राशि। तो अगर उन 9 अंशों पर भी होगा तो तपिश तो यहाँ पर अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या 11 अंश भी है तब भी तो तपिश रहेगा ही रहेगा ना जी सबको। रहेगा। अगर यही बुधदेव अगर 10 अंशों के होते तो अत्यधिक कष्टदायक होते। यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है मृत्यु कारक अंश। यहाँ पर पुस्तक का नाम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जातक पारिजात पुस्तक का। तो 10 अंशों पर अति कष्टदायक है, यानी जल रहा है ग्रह यहाँ पर। अगर हम मृत्यु ही शब्द को जलना ही कह दिए तो 9 अंश पर है तो जल तो नहीं रहा है लेकिन झुलस रहा है, 11 अंश पे जल तो नहीं रहा लेकिन झुलस रहा है। तो थोड़ी बड़ी कम समस्याएं होंगी लेकिन समस्याएं होंगी। लेकिन इस कुंडली में नहीं वही स्थिति है, यानी कि बुधदेव जब बीमारी के कारक हैं, बीमारी तो देंगे, लेकिन एक जो डर होता है कि हाँ बीमारी के कारण व्यक्ति की स्थिति खराब हो सकती है, वैसी स्थिति वाली बातें यहाँ पर नहीं है। अब शनि का अंश 3 है तो शनि देव के लिए देखा जाए, शनि देव यहाँ कन्या राशि में है और शनि देव कन्या राशि की बात की जाए तो 16 अंश मृत्यु कारक अंश है इनका, यानी कि 15 से अधिक होते और 17 से कम होते, इन बीच में होता तो शनिदेव खराब। यानी कि यह कुंडली जो मेषादि राशियों का जो सूर्यादि ग्रहों का जो मृत्यु कारक अंश है उससे यह वंचित है या क्या है? नहीं है। से यह वंचित है। और भी बातें हैं, अब यहाँ पर इस सारणी की आवश्यकता नहीं है, हमने समूह में भी शेयर किया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। यदि आपके पास में पुस्तक है तो वहां से भी देख सकते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फोटो निकाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी ग्रह अगर अनिष्ट कारक होता है, रोग कारक अगर होता है, और राशियों के आधार पे जिस प्रकार हम लोगों ने बुध एवं शनि को देखा, ठीक उसी प्रकार जो भी ग्रह अगर रोग कारक बनते हैं और इन अंशों पर होते हैं तो बीमारी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अगर नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा सा मन में संतावना तो रहता है कि हाँ बीमारी तो देंगे, लेकिन आदमी व्यक्ति इलाज वगैरह कराएगा, ठीक होने की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती है। यानी कि निरोग होने की संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी कर रहा है। कर रहा है, ये बात है। अच्छा, इसके बाद में कल की कक्षा में किसी सदस्य के द्वारा कहा गया था कि चंद्रमा का मृत्यु कारक अंश। तो यहाँ पर हम लोग समझ ले, हालांकि यह कक्षा बहुत पूर्व में भी हो चुकी है जब हम लोग जातक पारिजात की कक्षा का आयोजन कर रहे थे।
हम लोग पुनः उस रूटीन पर आएंगे, हम ही से द्वारा वह रूटीन छूट गई, टूट गया, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, इसलिए वह बातें वहीं पर रुक गई। लेकिन जातक पारिजात पुस्तक अच्छी है, हम लोगों को कम से कम अध्ययन करना चाहिए, कम से कम एक पुस्तक तो अध्ययन हम लोग सही ढंग से कर ले। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह क्या कहा जा रहा है इसमें, यहाँ पर जो स्पष्ट सी बातें हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं, दिखलाना चाह रहे हैं यहाँ पर, यह भी जातक पारिजात पुस्तक का ही पन्ना है, यह भी जातक पारिजात पुस्तक का ही पन्ना है। पृष्ठ संख्या की बात की जाए तो याद तो नहीं है, लेकिन हाँ यदि आवश्यकता होगा तो हम पृष्ठ संख्या भी पुस्तक से देकर बतला सकते हैं। यह जो मृत्यु कारक अंशों वाली बात थी, वह पृष्ठ संख्या 38 का था, जो पुस्तक मेरे पास में है। उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 38 पर वह सभी ग्रहों का मृत्यु कारक अंश वाली बातें हैं। यह जो अभिसारणी यहाँ पर आप लोगों के समक्ष है, यह उससे पहले यानी कि 37 नंबर पृष्ठ पर यह जातक पारिजात पुस्तक का ही। अब यह पुस्तक कह क्या रहा है मृत्यु कारक अंशों के बारे में, हम लोगों को समझना क्या चाहिए, पुस्तक क्या कह रहा है, लेखक ने क्या लिखा, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने क्या उपदेश हम लोगों को दिया, और लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया, और हम लोग समझ क्या रहे हैं, यानी कि टीकाकर्ता क्या समझाना चाह रहे हैं और हम लोग समझ क्या रहे हैं। कहा भी जाता है, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पढ़ा कैसे जाए, यह समझना, यह पढ़ना सबसे बड़ी बात है। पढ़ा क्या जाए और पढ़ा कैसे जाए, यह समझना और यही पढ़ना, यही सबसे बड़ी बात है। जब तक हम लोग पढ़ा किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, यदि यह बातें अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो हम लोगों को पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं, पढ़ते चले जाएंगे, समझ में नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुजनों का यह भी कहना है कि पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, यदि यही नहीं समझ में आए तो फिर वह व्यक्ति शिक्षक नहीं है। हम शिक्षक हैं कि नहीं है, यह तो मैं कह ही नहीं सकता, मैं अपने आप को कभी शिक्षक नहीं कहा और ना ही जीवन में मैं कभी कहूंगा। हाँ, यह पुस्तक क्या कह रहा है, हम लोगों को यह समझने की बात है। मूल विषय वस्तु पर आते हैं। यहाँ पर स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है कि चंद्रमा के अशुभ अंश, चंद्रमा के अशुभ अंश कि किस राशि में कितने अंशों के हैं तो अशुभ कारक हैं। यहां पर देखा जाए कि सबसे पहले चंद्रमा का जो अंश है 8 अंश है। चंद्रमा का अंश कितना है? 8 है। 8 अंश बोलते है। चंद्रमा का तो 25 अंश है। हाँ, चंद्रमा का 23 अंश है, 23। चंद्रमा 23 अंश का है। 8 अंश तो लग्न का है, चंद्रमा का 25 अंश 23 है। चंद्रमा का अंश 23 है यहाँ पर, यहाँ 25 है, 25 है। वो सूर्य का अंश 23 है, चंद्रमा का अंश 25 है। अब यह देखा जाए कि चंद्रमा यहाँ पर किस राशि में है, तो चंद्रमा कर्क राशि में है। यहाँ 22 कर्क राशि में चंद्रमा 22 अंश के 22 अंश के 22 अंश के 3 पुस्तक में, और 2 पुस्तकों में 25-25 लिखा गया है। विषयों में भिन्नता आई कि नहीं आई? ये आ गई। अगर 22 को मानते हैं तो 21 से लेकर 23 तक, अगर 25 को मानते हैं तो 25 पर ही है। तो क्या यह व्यक्ति जिसकी यह कुंडली है,
एक मिनट जरा सा देखते हैं और क्या जो जरूर। हाँ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1979 है, यानी कि 21 और 24 कितना हुआ, 45 वर्ष हुआ लगभग। जी। इस 45 वर्ष में चंद्रमा की कई बार किसी भी ग्रह की दशा 19-20 वर्ष से अधिक नहीं है। किसी भी ग्रह की दशा 20 वर्ष से अधिक नहीं है। शुक्र की दशा 20 वर्ष है। और भी ग्रह लोग हैं, जैसे केतु है 7 वर्ष, सूर्यदेव है 6 वर्ष, मंगल देव है 7 वर्ष। कई ग्रहों की दशाएं व्यतीत, महादशा व्यतीत हो गया। कम से कम 3-4 ग्रहों की तो महादशा व्यतीत हो गई इन 45 वर्षों में ना। जी गुरुदेव। तो इन 45 वर्षों 3-4 ग्रहों की जो महादशा व्यतीत हुई, सभी ग्रहों की महादशा में कम से कम चंद्रमा की तो अंतर्दशा व्यतीत हुई होगी। जी। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, यह अशुभ अंश है। अब यहां पर इसी जातक पारिजात पुस्तक में जो लिखा गया है, इन शब्दों को जरा सा हम लोग पढ़ें। यह पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, हम इसको बड़ा करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि उपर्युक्त चक्र से स्पष्ट है, तो रुकिए, उपयुक्त चक्र से स्पष्ट है कि सर्वार्थ चिंतामणि के पठांतर को यदि ग्रहण करे तो जातक पारिजात, सर्वार्थ चिंतामणि, जातक पारिजात एवं सर्वार्थ चिंतामणि में एक वाक्यता है। सरावली में मेष सिंह कुंभ राशि में चंद्रमा मृत्युकर अंश उक्त दोनों ग्रंथों से भिन्न है, किंतु फल दीपिका और बृहत प्रजापत्य, यहाँ पर बृहत पराशर नहीं लिखा हुआ है, बृहत प्रजापत्य में उल्लिखित राशियों के मृत्युकारक अंशों और अन्य ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रमा के मृत्युकारक अंशों में काफी अंतर है। अंतर का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर पुस्तकों में भी अलग अलग भिन्नता है। भिन्नता है कि नहीं है, यहाँ पर पुस्तकों के नाम के सहारे, यहाँ पर पुस्तक के नाम को खोल करके स्पष्ट बतलाया गया कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग अंशों के बारे में वर्णन दिया गया है। यह पुस्तक भी स्पष्ट बतला रहा है, यहाँ देख रहे हैं। और इन सबों का मान जो है, खास करके चंद्रमा का, खास करके जो चंद्रमा का जो मृत्युकारक अंश है, यह किस दशा में प्रभावी होता है जानते हैं? जैमिनी, नहीं पता गुरुदेव, हाँ जी, नहीं पता, आप बताइए। जैमिनी सूत्र जो होता है ना, जैमिनी ज्योतिष, जी जैमिनी ज्योतिष में इसका ज्यादा उपयोग होता है। इसका उपयोग जैमिनी ज्योतिष में ज्यादातर किया जाता है। तो चाहे वह लाल किताब हो, जैमिनी ज्योतिष हो, वैदिक, हम लोग पढ़ते हैं वैदिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष से भी वही परिणाम, जैमिनी ज्योतिष से भी वही परिणाम। हम लोगों के रास्ते दो हों, लेकिन उत्तर तो एक ही मिलता है। अब यहां पर हम लोगों को अलग अलग भिन्नता होने के कारण हम लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, अब यहीं पे ऋषि मुनियों के विचारों में थोड़ी सी भिन्नता हो गई। अब यहीं पे देखा जाए, चंद्रमा वृषभ राशि में 25 अंश, वृषभ राशि में अगर किसी की कुंडली में 25 अंश पे है तो मृत्यु कारक, यहाँ पर 25 अंश में है तो मृत्यु कारक। और वहीं सरावली में 9 अंश दिया गया, फल दीपिका में 12 अंश दिया गया। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई एक पुस्तक पढ़े तो एक ही ज्ञात होगा, दूसरा व्यक्ति कोई अलग पुस्तक पढ़े तो अलग ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निर्णय करना चाहिए, हम लोगों को किसी एक विषय, एक ही पुस्तक को महान समझना चाहिए और तरह तरह के पुस्तकों को पढ़ के, यानी कि अलग अलग, ये नहीं कहते कि सभी पुस्तकें खराब है,
सभी पुस्तकें अपने आप में अनमोल है। अब यहाँ पर क्या निर्णय लिया जा सकता है? गुरुदेव चंद्रमा के अंशों को छोड़ देना चाहिए। यही कहना हमारे गुरुजनों का भी है, हमारे बाबा का भी कहना है कि जहां पे मन भ्रमित हो, एक वाक्यता होने में संभावनाएं न दिखे, तो उस विषय वस्तु के उपयोग करने से परहेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए। परहेज करना चाहिए। और यदि ज्ञान हो तो हम उसके फलादेश की तरफ जाएं, जितना अधिक ज्ञान हो उतना। क्योंकि यहां पर भी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाद में, हाँ, एक चीज में एक वाक्यता है लगभग सभी पुस्तकों में, वह क्या है? तो यह चंद्रमा के शुभ अंश भी दिए गए हैं कि चंद्रमा किस राशि में है तो शुभ है। चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में है। अगर कर्क राशि में अगर 8 अंशों के होते तो बहुत अधिक शुभ होते। तो यहाँ पर 8 अंश पे नहीं है। 8 में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 23। 23। यही अंश। हाँ, तो हमारे बाबा का कहना है कि जो चंद्रमा के शुभ अंश हैं उससे ठीक 15 जोड़ने पर जो अंश बनता है वह, तो वह भी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देता, लेकिन हाँ, रोग से लड़ने की क्षमताओं में कमी कर देता है। मन आत्मबल को कमजोर करता है। तो यहाँ पे 15 8 23 हुआ, तो 23 हुआ तो अब यहीं पे 23 हुआ तो उससे 1 डिग्री कम 22 से लेकर 24 तक। अगर यहीं 23 अंशों का होता तो बीमारी से लड़ने की जो आत्मबल होती है, शक्ति होती है, उससे क्षीणता की तरफ लेकर जाता। जो भी यहाँ, यह सूत्र भी इस कुंडली पर नहीं लग रहा है। हालांकि अलग अलग विद्वान जनों के, अलग अलग आचार्य गणों का अलग अलग ढंग से जो कायदे होते हैं, उस ढंग से अपने वे समझते हैं, करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजनों ने हमें जो सिखलाया, हमारे बाबा ने जो कहा, हम यहाँ पर चर्चा। तो यह तो हुआ ग्रहों के मृत्यु कारक अंशों का फलादेश में उपयोग। कहने का मतलब है कि जो सामान्यतः जो सभी ग्रहों की जो सारणी दी गई है, यदि वह उसका हम लोग उपयोग करते हैं तो जो रोग कारक ग्रह है, वह रोग कारक ग्रह अगर संबंधित राशियों में अगर मृत्यु कारक अंश पे हैं तो वह कष्ट देते हैं। और इस मृत्यु कारक अंशों से हम लोग क्या देखते हैं, तो उम्र के किस उम्र में यानी कि कितने वर्षों पर कष्ट होने वाला है, उसका ज्ञान इससे होता है। आशा करते हैं कि यह विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से स्पष्ट हुआ होगा एवं समझ में भी आ गया होगा।